हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम लोग एक नया लेसन स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है केमिकल थर्मोडायनामिक्स। केमिकल थर्मोडायनामिक्स काफ़ी इम्पोर्टेंट लेसन होता है ये फ्रॉम द एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ द व्यू, एंड इसमें तो कई सारे मज़ेदार कंसेप्ट भी हम लोगों को समझने हैं। सबसे पहले हम लोग ये समझने की कोशिश करते हैं कि थर्मोडायनामिक्स क्या होता है। देखिए, थर्मोडायनामिक्स ये जो नाम है ये दो नाम से बना हुआ है, एक है थर्मो और एक है डायनामिक्स। एंड थर्म का मतलब होता है हीट। तो थर्मोडायनामिक्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो थर्मोडायनामिक्स इज द ब्रांच ऑफ द साइंस विच कंसर्न विद द स्टडी ऑफ हीट चेंजेस। हम लोग कह सकते हैं कि इट कंसर्न with heat change in physical और केमिकल प्रोसेस। देखिए क्या होता है थर्मोडायनामिक्स में, आप लोग किसकी स्टडी करेंगे तो अबाउट द हीट चेंजेस दैट आर टेकिंग प्लेस इन द फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस। हाउएवर थर्मोडायनामिक्स का एक लिमिटेशन है कि रेट्स ऑफ रिएक्शन, चाहे वो फिजिकल रिएक्शन हो या फिर केमिकल हो, ये आप लोगों को थर्मोडायनामिक्स नहीं बताता। एंड अगेन इट डज नॉट टेल अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। थर्मोडायनामिक्स आपको सिर्फ ये बताता है कि किसी प्रोसेस में कितनी हीट इवॉल्व हुई, कितनी हीट एब्जॉर्ब हुई, कितने हीट चेंजेस हुए, लेकिन वो आपको ये नहीं बताता कि रिएक्शन का रेट क्या था, या फिर वो आपको ये नहीं बताता कि रिएक्शन जो हुई वो किस मैकेनिज्म के साथ हुई। तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोगों को सिर्फ किसके बारे में डील करना है थर्मोडायनामिक्स में, हीट चेंजेस की स्टडी के बारे में डील करना है। नाउ यहाँ पर कई सारे टर्म्स हैं जो आप लोगों को समझ के रखने हैं थर्मोडायनामिक्स की स्टडी करते समय, जिसमें पहली जो टर्म होती है ये काफ़ी कॉमन होती है टर्म, दैट इज कॉल्ड एज सिस्टम। नाउ सिस्टम का मीनिंग हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो अ पार्ट ऑफ यूनिवर्स विच इज अंडर थर्मोडायनामिक इन्वेस्टिगेशन। थर्मोडायनामिक इन्वेस्टिगेशन इसे हम लोग कहते हैं सिस्टम कहते हैं, राइट। दूसरी जो टर्म होती है उससे हम लोग कहते हैं सराउंडिंग। नाउ सराउंडिंग का मतलब क्या होता है, तो सराउंडिंग का मतलब हम लोग दे सकते हैं कि रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ यूनिवर्स other than system, इससे हम लोग कहते हैं सराउंडिंग। सर ये क्या टर्म्स लिखे, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जस्ट कंसीडर कि मेरे पास एक है सिलेंडर, ठीक है, कुछ इस टाइप का इसका शेप बना लेता हूँ एंड इसके अंदर मैं भर देता हूँ कुछ गैस। सपोज करिए कि इसके अंदर कुछ है गैस, एंड इस गैस के ऊपर हम लोग लगा कर देते हैं एक पिस्टन दैट इज मोशनलेस एंड फ्रिक्शनलेस पिस्टन, और इसके ऊपर ये कुछ वेट है इस पिस्टन के ऊपर। तो ये जो गैस आप लोगों ने स्टडी करने के लिए रखी है, तो ये क्या हो गया, सिस्टम हो गया। एंड ये जो एरिया है, ये पूरा का पूरा जो एरिया है सिस्टम को छोड़कर, ये सारा का सारा एरिया क्या बन जाता है, सराउंडिंग बन जाता है। तो पिस्टन के ऊपर का एरिया भी सराउंडिंग है, देन सिलेंडर के बाजू का एरिया भी क्या है, सराउंडिंग है, एंड ये वाला एरिया भी क्या है, सराउंडिंग है। तो यूनिवर्स दो कंपोनेंट का मिलकर बना हुआ है, एक तो सिस्टम, मतलब क्या, तो यूनिवर्स का ऐसा पार्ट जो आप लोग थर्मोडायनामिक स्टडी के लिए सिलेक्ट करते हो, एंड सिस्टम को छोड़कर बाकी का जो पार्ट बच जाता है उसे हम लोग क्या कह देते हैं, सराउंडिंग कह देते हैं। देन यहाँ पर हम लोगों को पढ़ना है टाइप्स ऑफ सिस्टम। टाइप्स ऑफ सिस्टम के बारे में हम लोग समझते हैं। बेसिकली हम लोग तीन टाइप के सिस्टम की स्टडी करते हैं इन थर्मोडायनामिक्स।
जिसमें पहली जो सिस्टम होती है उसे हम लोग कहते हैं ओपन सिस्टम, राइट। ओपन सिस्टम ना, ओपन सिस्टम क्या है ये पहले समझते हैं फिर डिफाइन करते हैं। सपोज आई हैव अ कप, मेरे पास एक कप है एंड इसके अंदर मैं रख देता हूँ हॉट कॉफ़ी। मैंने इसके अंदर क्या रख दिया, हॉट कॉफ़ी। लेकिन ये जो कप है ये कप कैसा है, ओपन है ना। ये कप अगर ओपन है तो ये अपने सराउंडिंग के साथ क्या एक्सचेंज कर सकता है। ये कप अगर ओपन है तो कॉफ़ी के वेपर्स एटमॉस्फेयर में जा सकते हैं, हाँ। मीन्स ये अपने सराउंडिंग के साथ मैटर को एक्सचेंज कर सकता है। एट द सेम टाइम जरा सोचिए कि ओपन कप में अगर कॉफ़ी रखी है तो कुछ टाइम के बाद इसका टेम्परेचर रूम टेम्परेचर के बराबर हो जाएगा, मतलब कॉफ़ी विल लूज हीट, बराबर। तो ये अपने सराउंडिंग के साथ क्या एक्सचेंज कर सकती है, एनर्जी। तो ऐसे सिस्टम को आप लोग कहते हो ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम का मतलब क्या है, ऐसा सिस्टम जो अपने सराउंडिंग के साथ हीट एंड मैटर मीन्स एनर्जी एंड मैटर दोनों को क्या करता है, एक्सचेंज करता है, उसे आप लोग क्या कहेंगे, ओपन सिस्टम कहेंगे। ठीक है। इसमें दूसरा जो सिस्टम हम लोग पढ़ते हैं उसे कहते हैं क्लोज द सिस्टम। नाउ क्लोज द सिस्टम का मतलब क्या, जस्ट कंसीडर द सेम एग्जांपल। सपोज दिस इज अ कप ऑफ कॉफ़ी, यहाँ पर कॉफ़ी है एंड इसके ऊपर लीड है। तो ऐसे केस में ये जो कॉफ़ी है, हॉट कॉफ़ी, ये सराउंडिंग के साथ क्या एक्सचेंज करेगी, ओनली एनर्जी। अब यहाँ से मैटर जाएगा क्या, नहीं जाएगा। तो क्लोज सिस्टम का मतलब क्या, ऐसे सिस्टम जो अपने सराउंडिंग के साथ सिर्फ एनर्जी को एक्सचेंज करती है एंड ना ही मैटर को। ऐसे सिस्टम को आप लोग क्या कहेंगे, क्लोज्ड सिस्टम। एंड हम लोग तीसरी जो सिस्टम पढ़ते हैं उसे हम लोग कहते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। क्या कहते हैं, आइसोलेटेड सिस्टम। नाउ सपोज करिए कि इस कॉफ़ी के कप को मैं एक इंसुलेटर में लगा के रख देता हूँ। सपोज दिस इज इंसुलेटर, राइट, दिस इज व्हाट, इंसुलेटेड सिस्टम। इंसुलेटर है यहाँ पर और ये क्लोज है। तो क्या ये अपने सराउंडिंग के साथ मैटर को एक्सचेंज कर पाएगा, नहीं। क्या ये अपने सराउंडिंग के साथ एनर्जी को एक्सचेंज कर पाएगा, नहीं। यहाँ की हीट ना तो अंदर जाएगी और ना ही बाहर आ सकती है। जैसे हम लोग थर्मस फ्लास्क का इस्तेमाल कर सकते हैं घर में। एक बार अगर उसमें गर्म चाय या पानी रख दो तो काफ़ी लॉन्ग टाइम के लिए वैसे ही रहता है। क्यों रहता है, क्यों, क्योंकि उसके अंदर ना तो हीट जाती है और ना ही उसके अंदर की हीट बाहर आती है। तो वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, आइसोलेटेड सिस्टम। तो ये है टाइप्स ऑफ सिस्टम। बेसिकली हम लोगों ने 3 टाइप में क्लासीफाई करा है, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम। अब पढ़ते हैं अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम। प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम, सिस्टम की कुछ प्रॉपर्टी हमें स्टडी करनी है, जिसमें पहली जो प्रॉपर्टी है इसे हम लोग कहते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। क्या कहते हैं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का मीनिंग क्या होता है ये हम लोग समझते हैं। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का अगर हम लोग एक्चुअल मीनिंग देखें तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का मतलब होता है ऐसी प्रॉपर्टी विच डिपेंड ऑन द क्वांटिटी ऑफ द मैटर प्रेजेंट इन द सिस्टम। मीन्स इसकी जो वैल्यू है, इसकी वैल्यू क्या है, डिपेंडेंट है। दैट इज डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ मैटर, अमाउंट ऑफ मैटर इन द सिस्टम, इन द सिस्टम। तो सिस्टम की ऐसी प्रॉपर्टी जिसकी वैल्यू डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ मैटर है, इसे हम लोग कहते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। जिसमें एग्जाम्पल की अगर हम लोग बात करते हैं तो मास का एग्जाम्पल दे सकते हैं, वॉल्यूम का एग्जाम्पल दे सकते हैं, इंटरनल एनर्जी इसका एग्जाम्पल हम लोग दे सकते हैं। देन इंटरनल एनर्जी के अलावा हम लोग एग्जाम्पल दे सकते हैं हीट कैपेसिटी। क्या दे सकते हैं, हीट कैपेसिटी। एंड हीट कैपेसिटी के अलावा हम लोग दे सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स। तो ये जो क्वांटिटीज़ हैं इनमें से किसी भी प्रॉपर्टी की स्टडी करिए, यू विल ऑब्जर्व कि इट इज़ डिपेंड ऑन द क्वांटिटी ऑफ द मैटर। मीन सपोज करिए मेरे पास एक सिस्टम है और इसमें इतनी क्वांटिटी कुछ मटेरियल है, तो उसका जो मास है, मान लीजिए वो मास है x ग्राम, मतलब फिक्स क्वांटिटी है।
अगर मैंने इसमें 1 ग्राम और ऐड कर दिया उसी मैटर को, तो अब टोटल कितना हो जाएगा, x + 1 ग्राम हो जाएगा। मतलब मास किसके ऊपर डिपेंडेंट है, क्वांटिटी के ऊपर डिपेंडेंट है, एंड देयरफॉर मास क्या हो जाता है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। सेम इज द केस विथ वॉल्यूम, इंटरनल एनर्जी, हीट कैपेसिटी एंड नंबर ऑफ मोल्स। ये सारे के सारे क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी की अगर हम लोग बात करते हैं तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या हो जाती है, अ प्रॉपर्टी विच डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ द मैटर प्रेजेंट इन द सिस्टम। एंड दूसरी जो प्रॉपर्टी हम लोग देते हैं उससे हम लोग कहते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ऑब्वियसली सर ये उसके अपोजिट होनी चाहिए, हाँ। तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी का मीनिंग क्या होना चाहिए, तो इट इज अ प्रॉपर्टी whose value or which is independent of the amount of matter present in the system, देखिए मैंने क्या कहा, वो क्वांटिटी डिपेंडेंट है, ये क्वांटिटी क्या है, इंडिपेंडेंट। अ प्रॉपर्टी विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ द मैटर प्रेजेंट इन द सिस्टम इज कॉल्ड एज इंटेंसिव प्रॉपर्टी। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो इसका एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं मेल्टिंग पॉइंट, देन बॉइलिंग पॉइंट, देन इसके बाद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ले सकते हैं, डेंसिटी ले सकते हैं, एंड देन विस्कोसिटी भी ले सकते हैं। विस्कोसिटी के अलावा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी ले सकते हैं। देखिए दोनों में फर्क है, हीट कैपेसिटी एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ये जो क्वांटिटीज हैं, ये क्वांटिटीज मैटर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते, एंड देयरफॉर इन्हें हम लोग क्या कहते हैं, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। कैसे, सपोज करिए कि आपके पास यहाँ पर एक वॉल्यूम है, कोई भी वॉल्यूम है, मान लीजिए 100 ml है, 100 ml वाटर है, एंड ऐसे केस में आप लोग इसका बॉइलिंग पॉइंट निकालना चाहते हैं। तो इसका अगर बॉइलिंग पॉइंट निकालना चाहते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट कितना रहेगा, 100 डिग्री सेल्सियस रहेगा। चाहे 1 ml पानी का बॉइलिंग पॉइंट निकालिए या फिर पूरे के पूरे 100 ml पानी का बॉइलिंग पॉइंट निकालिए, बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस ही आएगा। हाँ, दोनों केस में लगने वाली अमाउंट ऑफ हीट अलग अलग आ सकती है, बट आप लोग देखेंगे बॉइलिंग पॉइंट कैसा रहेगा, सेम रहेगा। सो देयरफॉर बॉइलिंग पॉइंट क्या बन जाती है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी बन जाती है। समझते हैं स्टेट फंक्शंस क्या होते हैं। बेसिकली अगर देखा जाए तो स्टेट फंक्शंस का मीनिंग बहुत सिंपल होता है। स्टेट फंक्शंस मीन्स ऐसी प्रॉपर्टी जिसकी वैल्यू डिपेंड होती है ऑन द प्रेजेंट स्टेट ऑफ द सिस्टम एंड नॉट ऑन द पाथ फॉलोड बाय द सिस्टम दैट इज अटेंड टू इट। स्टेट फंक्शन क्या होता है, द प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम विच इज डिपेंड ओनली ऑन द प्रेजेंट स्टेट, पर्टिकुलर स्टेट के ऊपर डिपेंड है and independent of the path followed to attain that particular state। को कैसे पर्टिकुलर सिस्टम किसी स्टेट में आता है उसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, बल्कि उसका स्टेट प्रेजेंट में क्या है, इनिशियल स्टेट क्या है या फिर फाइनल स्टेट क्या है, उसे हम लोग कहते हैं स्टेट फंक्शन। कैसे, सपोज करिए कि मेरे पास एक कंटेनर में गैस फील्ड है, एंड इस गैस की अगर हम लोग बात करें तो इसका प्रेशर अगर मैं लेता हूँ P1, वॉल्यूम अगर लेता हूँ V1, टेम्परेचर अगर लेता हूँ T1 एंड नंबर ऑफ मोल्स लेते हैं N। तो ये जो भी स्टेट है ये स्टेट ऑफ सिस्टम है, बराबर है। इसे हम लोग क्या कहेंगे, स्टेट ऑफ सिस्टम। मतलब यहाँ पर जो गैस है उसकी स्टेट कैसे डिफाइन हो रही है कि सर इतनी गैस है, इतना टेम्परेचर है, इतना वॉल्यूम है और इतना क्या है, प्रेशर है। तो ये सारे के सारे क्या हो गए, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, ये क्या हो गए, स्टेट फंक्शन। इसे हम लोग स्टेट वेरिएबल्स कहते हैं। अगर आप लोगों ने इनकी वैल्यूज़ को चेंज करा दिया, इनकी वैल्यूज़ को अगर आप लोगों ने चेंज करा दिया, सपोज करिए कि आपने प्रेशर P2 करा दिया, वॉल्यूम V2, टेम्परेचर T2, नंबर ऑफ मोल्स हैं, तो ऐसे केस में ये भी क्या हो गई, स्टेट ऑफ सिस्टम। तो ऐसे केस में इसे हम लोग कह सकते हैं इनिशियल स्टेट।
बराबर है। इसे इनिशियल स्टेट कह देते हैं, इसे क्या कह देंगे, फाइनल स्टेट। तो यहाँ पर क्या हुआ, तो यहाँ पर हुआ चेंज ऑफ स्टेट, इसे हम लोग कहते हैं चेंज ऑफ स्टेट। अब इस स्टेट में गैस को डिफाइन कैसे करेंगे, तो सर इन n मोल्स ऑफ गैस है जो कि टेम्परेचर T2 पे है, वॉल्यूम V2 है एंड उसका प्रेशर कितना है, P2 है। तो ये दोनों क्या हो गई, स्टेट ऑफ द सिस्टम हो गई। तो ऐसी प्रॉपर्टी जिसकी वैल्यू प्रेजेंट स्टेट के ऊपर डिपेंडेंट होती है उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, स्टेट फंक्शंस कहते हैं। मीन्स टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स नहीं, नंबर ऑफ मोल्स तो फिक्स है, ये वे चेंज नहीं होंगे। तो ऐसी केस में इसे हम लोग क्या कहेंगे, स्टेट फंक्शंस। इसमें एक और वैल्यू हमें, एक और प्रॉपर्टी हमें पढ़नी है जिसे हम लोग कहते हैं पाथ फंक्शंस। तो फिर पाथ फंक्शंस का मतलब क्या हो जाएगा, सर ऑब्वियसली स्टेट फंक्शन के बारे में हमने ये कहा है कि जिनकी वैल्यू सिर्फ स्टेट के ऊपर डिपेंडेंट है, पाथ के ऊपर नहीं है। तो इसका मतलब पाथ फंक्शन तो क्लियर है, द प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम हुज वैल्यू डिपेंड्स ऑन द पाथ फॉलोड बाय द सिस्टम। द प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम हुज वैल्यू डिपेंड्स ऑन द पाथ फॉलोड बाय द सिस्टम, उससे हम लोग क्या कहेंगे, पाथ फंक्शंस कहेंगे। एंड पाथ फंक्शन के एग्जाम्पल को अगर देखें तो इसमें एग्जाम्पल होता है वर्क एंड हीट। ये दो पाथ फंक्शंस हम लोगों को स्टडी करने हैं इस लेसन में आगे। इसके बाद हम लोग एक कंडीशन को समझते हैं दैट इज कॉल्ड एज थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम। थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम, अब ये कंडीशन क्या होती है, इक्विलिब्रियम, थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम मतलब क्या है। तो थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम मीन्स हम लोग कह सकते हैं अ सिस्टम इज सेड टू बी इन thermodynamic equilibrium if value of its state functions do not vary with time, देखिए थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम क्या है, आप कौन से सिस्टम को थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में मानेंगे। तो हम लोग पर्टिकुलर सिस्टम को तब थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में मानेंगे जब उसके लिए स्टेट फंक्शन की वैल्यू टाइम के साथ चेंज नहीं होती। मीन्स सपोज करिए कि मेरे पास एक सिलेंडर है, राइट, एक सिलेंडर है और इस सिलेंडर के अंदर हम लोगों ने कुछ गैस भर के रखी है एंड इसके ऊपर मैंने लगा के रख दिया यहाँ पर ये पिस्टन, राइट, ये पिस्टन है यहाँ पर। तो यहाँ पर एक गैस है जिसका प्रेशर P1 हो सकता है, वॉल्यूम V1 हो सकता है, टेम्परेचर क्या हो सकता है, T1। जब तक आप लोग इस गैस को एज इट इज रखेंगे, मतलब प्रेशर P1 मेंटेन है, वॉल्यूम V1 है एंड टेम्परेचर T1 मेंटेन है, तो तब तक यहाँ पर ये जो पिस्टन गैस के ऊपर है, क्या ये पिस्टन ऊपर या फिर नीचे जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा। एंड जब तक ये पिस्टन अपनी जगह पर है तो ऐसे केस में सिस्टम क्या है, इक्विलिब्रियम में है। इसे हम लोग कहते हैं इक्विलिब्रियम, थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम। सपोज करिए कि आप लोगों ने थोड़ा सा प्रेशर ऑफ द गैस कम करा दिया, प्रेशर ऑफ द गैस मतलब कंटेनर के अंदर का प्रेशर कम करा दिया, तो ऐसे केस में बाहर का प्रेशर बढ़ गया, क्योंकि एक्सटर्नल प्रेशर यहाँ पर है। तो बाहर का प्रेशर अगर बढ़ गया तो पिस्टन क्या हो जाएगा, नीचे आएगा। अब पिस्टन जब नीचे आएगा तो P1 P2 में कन्वर्ट हो गया होगा एंड वॉल्यूम V2 में कन्वर्ट हुआ होगा। टेम्परेचर हो सकता है T2 में जाए या फिर कांस्टेंट रहे, डिपेंड कि आप कौन से टाइप की प्रोसेस कैरी आउट करते हो। लेकिन जरा सोचो, जब तक आप इन्हें डिस्टर्ब नहीं करेंगे तब तक सिस्टम कैसे रहेगा, इक्विलिब्रियम में रहेगा। कौन से इक्विलिब्रियम में, थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम। तो थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं, अ सिस्टम इज सेड टू बी इन थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम इफ वैल्यू ऑफ इट्स स्टेट फंक्शन डू नॉट वैरी विथ टाइम। इससे हम लोग कहेंगे थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम। ना यहाँ पर एक वर्ड आया प्रोसेस। तो प्रोसेस का मतलब क्या होता है, तो प्रोसेस का मतलब होता है चेंज, दैट इज ट्रांजिशन, ट्रांजिशन फ्रॉम
one equilibrium state to another equilibrium state या फिर प्रोसेस का मतलब होता है इट इज अ ट्रांजिशन फ्रॉम वन फिजिकल स्टेट टू अनदर फिजिकल स्टेट, उसे भी हम लोग क्या कहते हैं, प्रोसेस कहते हैं। डिपेंड करता है फिजिकल है या केमिकल प्रोसेस है, राइट। तो प्रोसेस मतलब एक चेंज है, दैट इज ट्रांजिशन है। अब चलते हैं टाइप्स ऑफ प्रोसेस के तरफ। प्रोसेस हम लोगों ने क्या कहा था कि प्रोसेस मतलब एक ट्रांजिशन है जहां पर एक इक्विलिब्रियम स्टेट से हम लोग कहां पहुंच जाएंगे, दूसरे इक्विलिब्रियम स्टेट में पहुंच जाएंगे। थर्मोडायनामिक्स में जो प्रोसेस है इन्हें हम लोग सेवरल टाइप में क्लासीफाई कराते हैं, जिसमें पहली जो प्रोसेस होती है इसे हम लोग कहते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। ना इनके नाम से पता चलता है इनका मीनिंग, आइसो मतलब सेम एंड थर्म का मतलब क्या होता है, हीट मतलब टेम्परेचर। तो आइसोथर्मल प्रोसेस मीन्स द प्रोसेस in which temperature of system remains same देखिए पूरी प्रोसेस होते तक टेम्परेचर जो रहेगा सिस्टम का वो कैसा रहेगा, सेम रहेगा। और वी कैन से दैट द प्रोसेस विच इज कैरिड आउट एट कांस्टेंट टेम्परेचर, उसे हम लोग क्या कहेंगे, आइसोथर्मल प्रोसेस। नाउ यहाँ पर सिस्टम का टेम्परेचर कांस्टेंट रखने के लिए सिस्टम बाहर से हीट ले सकता है या फिर हीट इवॉल्व करा सकता है। नाउ इन दिस केस चेंज इन टेम्परेचर दैट इज डेल्टा टी, ये क्या होता है, जीरो। एंड टेम्परेचर के लिए इंटरनल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, सो देयरफॉर डेल्टा यू इज ऑल्सो इक्वल टू क्या रहेगा, जीरो रहेगा। तो आइसोथर्मल प्रोसेस क्या, the process in which temperature of the system remains constant and delta T equal to 0 and delta U equal to क्या रहता है, 0 रहता है। दूसरा अगर हम लोग देखें तो सेकेंड प्रोसेस को हम लोग कह सकते हैं दैट इज आइसोबैरिक प्रोसेस। नाउ आइसोबैरिक प्रोसेस की अगर हम लोग बात करें तो आइसोबैरिक प्रोसेस होता क्या है, तो इन दिस प्रोसेस pressure of the system remains constant or you can say remains constant throughout the change। पूरा चेंज होते तक प्रेशर कैसा रहता है, कांस्टेंट रहता है। ऐसी प्रोसेस को आप लोग कहते हो आइसोबैरिक प्रोसेस। मीन्स आइसोबैरिक प्रोसेस में चेंज इन प्रेशर ये कैसा रहेगा, जीरो रहेगा। केमिस्ट्री की लैब में हम लोग जितने भी एक्सपेरिमेंट कैरी आउट करते हैं उनमें से मैक्सिमम कैरी आउट करते एट 1 atm प्रेशर। तीसरी जो प्रोसेस हम लोग देते हैं उसे कहते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस। नाउ आइसोकोरिक प्रोसेस की अगर हम लोग बात करें तो आइसोकोरिक प्रोसेस को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो अ प्रोसेस इन विच वॉल्यूम ऑफ सिस्टम रिमेन्स सेम, मतलब ये कि यहाँ पर वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, डेल्टा वी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। डेल्टा वी मतलब होता है चेंज इन वॉल्यूम। तो आइसोकोरिक प्रोसेस की अगर हम लोग बात करें तो ये ऐसी प्रोसेस है ड्यूरिंग विच द वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। रिमेन्स कैसा रहेगा, सेम रहेगा, वॉल्यूम सेम रहेगा। देन इसके बाद चौथे टाइप की जो प्रोसेस हम लोग देते हैं उसे हम लोग कहते हैं एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक प्रोसेस। नाउ एडियाबेटिक प्रोसेस मतलब क्या, तो इट इज अ प्रोसेस in which the system can neither exchange
energy with its surrounding, with its surrounding. देखिए, it is a process in which the system can neither exchange energy with its surrounding. इसका मतलब क्या होता है कि इस प्रोसेस में सिस्टम हीट को एब्जॉर्ब कर सकता है क्या? नहीं कर सकता. सिस्टम कैन नॉट एब्जॉर्ब हीट. सिस्टम हीट को रिलीज कर सकता है क्या? रिलीजेस हीट? तो बिल्कुल नहीं. सिस्टम पूरी तरीके से थर्मली आइसोलेटेड रहेगा, दैट इज इंसुलेटेड रहेगा. तो एडियाबेटिक प्रोसेस क्या है? इट इज द प्रोसेस इन विच सिस्टम कैन नाइदर एब्जॉर्ब एनर्जी नॉर इवॉल्व एनर्जी विथ सराउंडिंग. ऐसे सिस्टम को हम लोग कहते हैं एडियाबेटिक, ऐसे प्रोसेस को हम लोग कहते हैं एडियाबेटिक प्रोसेस. मीन्स इन केस ऑफ एडियाबेटिक प्रोसेस Q इज इक्वल टू क्या रहेगा? 0 रहेगा. Q मतलब क्या? अमाउंट ऑफ द हीट एब्जॉर्ब और इवॉल्व. तो एडियाबेटिक प्रोसेस मीन्स ऐसी प्रोसेस जिसमें सिस्टम ना तो हीट एब्जॉर्ब करेगी और ना ही हीट इवॉल्व करेगी विथ इट्स सराउंडिंग. दैट इज कॉल्ड एज एडियाबेटिक प्रोसेस. हाँ, हाउएवर सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ सकता है या फिर कम हो सकता है. डिपेंड करता है कि सिस्टम के अंदर रिएक्शन कैसी है. सिस्टम के अंदर होने वाली प्रोसेस अगर एक्सोथर्मिक है तो हीट इवॉल्व हो जाएगी, बाहर नहीं आएगी, सिस्टम के अंदर ही रहेगी, जिसके कारण सिस्टम का टेम्परेचर क्या होगा? बढ़ जाएगा. एंड इफ अगर प्रोसेस एंडोथर्मिक होती है तो ऐसे केस में सिस्टम की हीट क्या हो जाएगी? एब्जॉर्ब हो जाएगी, टेम्परेचर क्या हो जाएगा? गिर जाएगा. तो यहाँ पर चेंज इन टेम्परेचर इज नॉट इक्वल टू 0. टेम्परेचर चेंज हो सकता है, राइट. तो ये होती है एडियाबेटिक प्रोसेस. अब नेक्स्ट प्रोसेस पढ़ते हैं, दैट इज रिवर्सिबल प्रोसेस. रिवर्सिबल प्रोसेस एक्चुअल होता क्या ये लिख के रखा है, लेकिन जरा सोचिए, ये पढ़ने से पहले हम लोग इस प्रोसेस को समझते हैं. सपोज करिए कि मेरे पास एक सिलेंडर के अंदर गैस भरी हुई है, ये गैस भरी हुई है एंड मैं मानता हूँ कि ये गैस यहाँ तक भरी है और इसके ऊपर मैंने रख दिया पिस्टन, रख दिया, यहाँ पर रख दिया पिस्टन. तो यहाँ पर है गैस. हो सकता है उसके जो पैरामीटर्स है, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, वो सारे के सारे फिक्स हो. नाउ जरा सोचिए, प्रेशर ऑफ द गैस क्या होता है? P होता है. एंड इस पिस्टन के ऊपर एक्सटर्नल प्रेशर है जिसे हम लोग कहते हैं PEXT, एक्सटर्नल प्रेशर. सपोज करिए मैंने कहा कि प्रेशर एंड एक्सटर्नल प्रेशर मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो कि पिस्टन के ऊपर अपोज हो रहा है, एक्ट हो रहा है, ये दोनों अगर सेम है, तो ये दोनों अगर सेम है तो ऐसे केस में पिस्टन कहीं ऊपर नीचे होगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा. सिस्टम बिल्कुल मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में है, जिसे हम लोगों ने थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम भी कह के रखा है. नाउ इफ अगर मैंने कहा कि इफ P इज ग्रेटर देन PEXT तो क्या होगा? हमने कंडीशन डाल दी बाय अ वेरी स्मॉल अमाउंट, एकदम छोटे से अमाउंट से, मान लीजिए dP है या डेल्टा P है. तो P अगर बढ़ जाता है तो ऐसे केस में पिस्टन क्या हो जाएगा? ऊपर चला जाएगा, बराबर ना. पिस्टन क्या हो जाएगा? ऊपर चला जाएगा. कब तक जाएगा? जब तक दोनों प्रेशर फिर से सेम ना हो जाए तब तक. जब दोनों प्रेशर फिर से सेम हो जाएंगे, पिस्टन फिर से एक पोजीशन में आ जाएगा, सिस्टम इक्विलिब्रियम आएगा. अब दूसरी कंडीशन ले लीजिए कि इफ PEXT इज ग्रेटर देन P, तो ऐसे केस में क्या होगा? सर पिस्टन अब नीचे आएगा, पिस्टन अब नीचे आएगा, बराबर है. तो पिस्टन नीचे कब तक आएगा? जब तक ये दोनों के दोनों जो प्रेशर है तब तक इक्वल नहीं होते तब तक, बराबर है. तो ऐसे केस में यू विल ऑब्जर्व कि थोड़ा सा भी अगर यहाँ चेंज होता है तो जो प्रोसेस है ये प्रोसेस क्या हो जाती है? रिवर्स हो जाती है. मीन्स एक्सटर्नल प्रेशर को थोड़ा सा कम कर दीजिए, पिस्टन ऊपर जाएगा. जब एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ जाएगा, पिस्टन धीरे से नीचे आएगा, प्रोसेस रिवर्सिबल होती है. यहाँ पर पिस्टन को ऊपर भेजने के लिए जो फोर्स है इसे हम लोग कहते हैं ड्राइविंग फोर्स, एंड पिस्टन को नीचे लाने के लिए जो फोर्स है उसे हम लोग कहते हैं अपोजिंग फोर्स. ऐसी प्रोसेस जो इस तरीके से हम लोग कैरी आउट करते हैं उसे कहते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस. देखिए क्या कहता है, अ प्रोसेस conducted in such a way so that at every stage the driving force due to pressure P, the driving force due to pressure P is infinitesimally greater. Infinitesimally मतलब very small,
infinitesimally greater than the opposing force due to external pressure and which can be reversed by a slight change of the opposing force is a reversible process। अगर आप लोगों ने अपोजिंग फोर्स को चेंज कर दिया तो प्रोसेस क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। तो रिवर्सिबल प्रोसेस की अगर बात करें तो उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है। पहली कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि अपोजिंग फोर्स एंड ड्राइविंग फोर्स, opposing force and driving force are infinitesimally smaller or greater with each other। बराबर है ना, मीन्स वी कैन से दैट कि यहाँ पर ड्राइविंग फोर्स एंड इनफाइनेटेसिमल ड्राइविंग फोर्स एंड अपोजिंग फोर्स की अगर बात करते हैं तो इन दोनों में जो चेंज है वो कैसा होगा, इनफाइनेटेसिमल होगा। दूसरा अगर हम लोग इसका कैरेक्टरिस्टिक देखें तो यू विल बी ऑब्जर्व कि ये जो प्रोसेस हो रही है ये प्रोसेस रिवर्स हो जाती है अगर एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल प्रेशर इनफाइनेटेसिमली बढ़ जाता है। एक्सटर्नल फोर्स मतलब अपोजिंग फोर्स अगर इनफाइनेटेसिमली बढ़ गया तो ऐसे केस में प्रोसेस क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। बराबर है। इसकी तीसरी कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग दे सकते हैं कि ये जो प्रोसेस हो रही है, दिस प्रोसेस इज एक्सट्रीमली स्लो। क्या है, एक्सट्रीमली स्लो है। ये एक्सट्रीमली स्लो तो है ही है एंड टेक्स प्लेस इन इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स। इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स देखिए क्या है, एक तो बहुत ही स्लो है एंड इसे कैरी आउट करने के लिए हमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स की जरूरत पड़ जाएगी। बराबर है। तो रिवर्सिबल प्रोसेस क्या है और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है ये हम लोगों ने समझा। नाउ रिवर्सिबल प्रोसेस की अगर हम लोग बात करें तो रिवर्सिबल प्रोसेस की एक और कैरेक्टरिस्टिक हम लोग बता सकते हैं कि एट द एंड ऑफ द एवरी स्टेज सिस्टम विल अटेन मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। बराबर है। इसमें से कोई भी एक चेंज को अज्यूम करिए। सपोज करिए गैस का प्रेशर ज़्यादा है, एक्सटर्नल प्रेशर कम है, पिस्टन ऊपर आए। कब तक आएगा, जब तक दोनों प्रेशर फिर से इक्वल ना हो जाएंगे तब तक। फिर क्या होगा, पिस्टन एक जगह पे आके रुक जाएगा, सिस्टम क्या आ जाएगी, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में आ जाएगी। मीन्स एट द एंड ऑफ द एवरी स्टेज हम लोग कह देते हैं कि सिस्टम जो रहेगा वो कैसे रहेगा, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में आएगा। राइट। देन इसके बाद हम लोग चलते हैं अबाउट द वर्क, नेचर ऑफ वर्क के तरफ। हम लोग हेडिंग दे सकते हैं नेचर ऑफ वर्क है, काम की हेडिंग है। अगर हम लोग वर्क की बात करें तो वर्क को हम लोग दो टाइप से डिफाइन कर सकते हैं। वर्क को दो टाइप से डिफाइन करा सकते हैं। कैसे, तो एक जो होता है उसे हम लोग कहते हैं मैकेनिकल वर्क। इसे हम लोग क्या कहते हैं, मैकेनिकल वर्क। मैकेनिकल वर्क की अगर हम लोग बात करें तो मैकेनिक्स में हम लोग वर्क को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो इट इज द एनर्जी बाय विच द बॉडी moves through a distance d with an application of force। देखिए हम लोगों ने कैसे डिफाइन किया इसे, इट इज द एनर्जी बाय विच द बॉडी मूव्स थ्रू अ डिस्टेंस D with an application of the force। मीन्स जस्ट इमेजिन करिए कि यहाँ पर कुछ रखा हुआ है, डस्टर रखा हुआ है और मैं इससे फोर्स अप्लाई करता हूँ। तो मैं जब इसे फोर्स अप्लाई करूँगा तो डस्टर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। दैट इज नथिंग बट द मैकेनिकल वर्क। ये क्या हो गया, मैकेनिकल वर्क। सो देयरफॉर मैकेनिकल वर्क की अगर हम लोग बात करते हैं तो मैकेनिकल वर्क हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, दैट इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। ये होता है मैकेनिकल वर्क। बट इन थर्मोडायनामिक्स, अगर हम लोग थर्मोडायनामिक्स की बात करते हैं तो थर्मोडायनामिक्स में हमें जो वर्क चाहिए होता है वो वर्क होता है ऐसा, दैट इज प्रेशर वॉल्यूम वर्क, जिसे हम लोग एक्सपांशन और कंप्रेशन का वर्क कह सकते हैं। मीन्स गैस सिस्टम ये एक्सपांड हो सकती है या फिर क्या हो सकती है, कंप्रेस हो सकती है।
तो ऐसे केस में जो वर्क मिलता है उसे हम लोग कहते हैं प्रेशर वॉल्यूम वर्क। एंड मजे की बात यह है, हम साबित करके दिखा सकते हैं कि प्रेशर वॉल्यूम वर्क जो होता है पीवी वर्क, इट इज एग्जैक्टली इक्वल टू द मैकेनिकल वर्क। ये मैकेनिकल वर्क के बराबर हो सकता है। कैसे हो सकता है, चेक करते हैं। अगर हम लोग प्रेशर की बात करते हैं तो प्रेशर क्या होता है, तो इट इज द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया, बराबर ना, इट इज द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया। नाउ अगर मैंने कहा कि डिस्टेंस को मैं डी से रिप्रेजेंट करता हूँ, डिस्टेंस को डी से रिप्रेजेंट करता हूँ, तो एरिया इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, डिस्टेंस स्क्वायर, एंड वॉल्यूम V इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, डिस्टेंस क्यूब। देखिए हमने कहा है कि जो मैकेनिकल वर्क है एंड प्रेशर वॉल्यूम वर्क है ये दोनों कैसे आने वाले, सेम आने वाले। साबित करके दिखाते हैं। PV, P क्या है, तो इट इज नथिंग बट द F अपॉन A है इंटू V। नाउ F अपॉन A एरिया दैट इज क्या है, डिस्टेंस स्क्वायर, ये हो गया डिस्टेंस स्क्वायर, इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है, डिस्टेंस क्यूब। क्या बच गया, F इंटू डी, F इंटू डी क्या आया था, W आया था। सो देयरफॉर हम लोग ये साबित करके दिखा सकते हैं कि मैकेनिकल वर्क एंड थर्मोडायनामिक्स में होने वाला एक्सपांशन कंप्रेशन वर्क, जिसे प्रेशर वॉल्यूम वर्क कहा जाता है, ये दोनों कैसा होता है, सेम होता है। अभी हमने साबित करके दिया कि प्रेशर वॉल्यूम वर्क एंड मैकेनिकल वर्क सेम होता है। चलो प्रेशर वॉल्यूम वर्क के कुछ एग्जांपल को हम लोग समझते हैं। हमने कहा था कि एक्सपांशन एंड कंप्रेशन कुछ होगा, इसमें पहले हम लोग समझते हैं दैट इज डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड, डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2। हाइड्रोजन पेरोक्साइड अगर डिकम्पोज होता है तो इस रिएक्शन के हिसाब से डिकम्पोज होता है। इट प्रोड्यूसेस 2 मोल्स ऑफ वाटर एंड 1 मोल ऑफ O2, राइट, 1 मोल ऑफ O2। सपोज करिए मैंने हाइड्रोजन पेरोक्साइड को इस कंटेनर में रखा होता, राइट, हाइड्रोजन पेरोक्साइड को मैं यहाँ पर फिल करके रखता हूँ एंड इसके ऊपर मैं पिस्टन रख देता हूँ। इस पिस्टन के ऊपर हम लोग इतना मास भी रख देते हैं। तो ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन है बिफोर रिएक्शन। सोचिए जब ये रिएक्शन कंप्लीट होगी तो क्या आप लोगों को पिस्टन वहीं पर मिलेगा? जी नहीं, पिस्टन क्या हो गया होगा, ऊपर चला गया होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए क्या बन के आ गई, गैस। तो गैस जो बन के आ गई वो प्रेशर एक्सर्ट करेगी इस पिस्टन के ऊपर। एज अ रिजल्ट पिस्टन क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा। सपोज करिए कि पिस्टन चला गया यहाँ तक। तो ऐसे केस में इट इज ऑब्जर्व दैट कि प्रोसेस जो हो गई, ये प्रोसेस क्या हो गई, एक्सपांशन की हो गई, है ना। प्रोसेस क्या हो गई, एक्सपांशन की हो गई। एंड ऐसा करते समय, पिस्टन को ऊपर पहुंचाते समय गैस ने अपनी एनर्जी खर्च कर दी, बराबर है, गैस ने अपनी एनर्जी खर्च कर दी। एंड इफ हम लोग ये माने कि नो हीट ट्रांसफर टेक्स प्लेस, अगर हीट ट्रांसफर यहाँ पर नहीं हुआ तो यहाँ पर जो वर्क हुआ, वर्क किसने किया, सिस्टम ने किया। किसके ऊपर किया, सराउंडिंग के ऊपर किया। तो वर्क जो हुआ इट इज इक्वल टू द लॉस ऑफ एनर्जी बाय द सिस्टम, बाय द सिस्टम, बराबर है। तो एक्सपांशन जब होता है तो सिस्टम की एनर्जी खर्च होती है। अब दूसरा एग्जांपल इमेजिन करिए, दैट इज रिएक्शन बिटवीन अमोनिया गैस एंड HCl गैस। यहाँ पर आपको कंप्रेशन का एग्जाम्पल मिल सकता है। कैसे? अमोनिया गैस की रिएक्शन अगर आप HCl गैस के साथ करा के देते हैं तो इट इज़ ऑब्जर्व दैट के अमोनियम क्लोराइड बनता है जो कि है सॉलिड। नाउ इमेजिन आप लोगों ने अमोनिया एंड HCl इन दोनों को एक कंटेनर में रखा। इस कंटेनर में हम लोग इन दोनों को रखते हैं एंड सपोज करिए कि यहाँ पर पिस्टन है और इनके ऊपर वेट है। तो यहाँ अमोनिया गैस है एंड HCl है। तो जब रिएक्शन नहीं है तो ये कंडीशन है, इसे हम लोग कह सकते हैं बिफोर रिएक्शन। जब ये रिएक्शन कंप्लीट होगी तो आप लोग देख सकते हैं कि गैस सॉलिड में कन्वर्ट हो रही है। तो ऐसे केस में जो पिस्टन है, ये पिस्टन कहाँ पर ट्रैवल करेगा, इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन आ जाएगा, पिस्टन आ जाएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, अमोनियम क्लोराइड प्रेजेंट है। नाउ यू विल ऑब्जर्व कि इस केस में सराउंडिंग ने सिस्टम के ऊपर वर्क किया, सराउंडिंग ने सिस्टम के ऊपर वर्क किया, तब जाके पिस्टन क्या हो गया, नीचे आया।
तो ऐसे केस में हम लोग अगर ये मानते हैं कि नो हीट ट्रांसफर, तो ऐसे केस में जो वर्क हुआ, ये वर्क क्या हुआ, तो इट इज द गेन ऑफ एनर्जी, गेन ऑफ एनर्जी बाय द सिस्टम हुआ। बराबर है, कहाँ से, फ्रॉम द सराउंडिंग हुआ। तो इस तरीके से हम लोग प्रेशर वॉल्यूम वर्क को समझ सकते हैं। अब समझते हैं नेचर ऑफ हीट, नेचर ऑफ हीट। अब आप लोग हीट के बारे में सोचिए, तो हम लोग कह सकते हैं कि हीट इज द फॉर्म ऑफ द एनर्जी, बराबर है, जो कि सिस्टम एंड सराउंडिंग के बीच में क्या हो सकता है, एक्सचेंज हो सकता है। मीन्स वी कैन से दैट कि हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी बाय विच सिस्टम कैन एक्सचेंज एनर्जी विद द सराउंडिंग। अगर सिस्टम एंड सराउंडिंग दो अलग अलग टेम्परेचर पे है तो दोनों के बीच में हीट फ्लो हो सकती है। आपको पता है कि हीट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हॉट बॉडी टू द कोल्ड बॉडी। नाउ यहाँ पर हम लोग एक छोटा सा कंसेप्ट समझ के रखते हैं, दैट इज साइन कन्वेंशंस, साइन कन्वेंशंस ऑफ हीट एंड वर्क। अगर वर्क होता है एंड हीट चेंजेस होते हैं, तो सपोज करिए कि आप लोगों के पास ये है सिस्टम, ये क्या है, सिस्टम, एंड आप लोग इस सिस्टम के ऊपर एनर्जी देते हैं, हीट देते हैं, तो ऐसे केस में क्या होगा, ये सराउंडिंग हो जाएगा। जी हाँ, ये सराउंडिंग हो जाएगा। एंड अगर आप लोग हीट देते हैं तो ये हीट कैसे हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, क्योंकि सिस्टम ने हीट ली, ये क्वांटिटी हम लोग पॉजिटिव मानते हैं। इससे उल्टा अगर सिस्टम ने हीट को रिलीज कर दिया तो उसे हम लोग कहते हैं निगेटिव। हीट लॉस्ट बाय द सिस्टम, ये हम लोग क्या मानते हैं, निगेटिव मानते हैं। सिमिलरली वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, यहाँ पर हम लोग लेते हैं वर्क, तो वर्क ऑन द सिस्टम, बराबर है, वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, तो ये होता है पॉजिटिव। ये क्या होता है, पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि ये क्या है, कंप्रेशन है। एंड इफ वर्क इज डन बाय द सिस्टम, वर्क इज डन बाय द सिस्टम, तो ये हमेशा होता है निगेटिव वर्क, राइट। तो ये है साइन कन्वेंशंस।